छात्रों, आज मैं आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट के ही बारे में बताऊंगा। फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एशिया। छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एशिया महाद्वीप की धरातलीय संरचना के बारे में अनेक मतभेद है, लेकिन इस बात से सभी भूगोलवेत्ता सहमत हैं कि एशिया महाद्वीप को भूगर्भीय संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड या पठार, नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियाँ और चौथा नदी घाटी का मैदान। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे कि पहला है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीन चट्टानों के भूखंड मिलते हैं। ये भूखंड प्राचीन पेंजिया स्थल खंड के ही टूटे हुए भाग हैं। इन भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर है। साधारणतया इन भागों में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। मुख्य चट्टानें नाइस, सीस्ट, स्लेट तथा ग्रेनाइट हैं। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड के अंतर्गत 4 भूखंड आते हैं, जिनमें एक भूखंड जिसका नाम रूसी चबूतरा है, जो एशिया महाद्वीप में न होकर यूरोप महाद्वीप में है। यह एशिया की सीमा से लगा हुआ है, यूरोप के बाल्टिक सागर तक फैला हुआ है। उत्तर के प्राचीनतम भूखंडों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख भूखंड रूसी चबूतरा, अंगारा भूमि, चीनी मैसिफ, सार्डेनियन मैसिफ हैं। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में फैले हुए दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड उत्तर के प्राचीनतम भूखंडों के भांति एक कठोर एवं प्राचीन चट्टानों से बने हैं। ये प्राचीनतम चट्टानें पेंजिया के टूटे हुए प्राचीन स्थल खंड हैं, जिन्हें गुंडवाना भूमि के नाम से पुकारते हैं। विद्वानों का मत है कि यह गुंडवाना भूमि प्राचीन समय में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों तक फैली हुई थी। बाद में महाद्वीप की संरचना के समय इसके टूटे हुए भाग एक हो गए। एशिया महाद्वीप में भी इस गुंडवाना भूमि के 2 प्रमुख भूखंड हैं, जो निम्नलिखित है: अरब प्रायद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप। ये दोनों ही अत्यंत प्राचीन भूखंडों की रचना कैम्ब्रियन युग से पूर्व की बताई जाती है। इन भूखंडों के अंतर्गत मिलने वाली चट्टानें आग्नेय रूपांतरित हैं, जिनमें नाइस, सीस्ट, बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। इन भूखंडों में मिलने वाली चट्टानें इतनी अस्थायी, ठोस एवं कठोर हैं कि इनमें न कभी मोर पड़े और न ही भूखंड का कभी कोई भाग समुद्र में धंसा। इन दोनों भूखंडों की चट्टानें पृथ्वी की जन्म से लेकर आज तक अस्थायी हैं और अपने मूल रूप में हैं। एशिया की जो तीसरी संरचना है पर्वत तंत्र। एशिया के मध्य भाग में नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों का एक क्रम मिलता है। इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मत है कि यह अत्यंत प्राचीन काल में उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण की प्राचीन स्थिर भूखंडों के बीच एक विशाल भूसन्निधि था, जिसको विद्वानों ने तैथिस सागर के नाम से पुकारा। इस तैथिस सागर में करोड़ों वर्षों तक उत्तर एवं प्राचीनतम भूखंडों से अपरदन द्वारा अनेक धरातलीय पदार्थ तथा समुद्री जीवों का अवशेष जमा होते रहे। धीरे धीरे इस सागर की तली पर मोटी परत जमा हो गई। कालांतर में पृथ्वी की भूगतियों के कारण भूखंडों में हलचल उत्पन्न हो गया और उत्तर के प्राचीन भूखंड दक्षिण की ओर खिसके, किंतु दक्षिण का प्राचीनतम गोंडवाना भूमि अपने ही स्थान पर स्थित रहा। इससे दोनों भूखंडों के मध्य तैथिस सागर में जमे मलबे में अनेक मोड़ पड़ गए। जिस भाग में मलबों की परतें अधिक जमा थी, वहाँ भूखंडों का अधिक दबाव पड़ा और वहाँ ऊंची पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार अनेक मोरदार पर्वत टर्शियरी श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। ये पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा पश्चिमी किनारे से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के पूर्वी किनारे तक फैली हुई हैं। इसमें मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हिमालय, एशिया माइनर, आर्मेनिया इत्यादि हैं।
नदी घाटी। नदी घाटी का मैदान या अवशेष भाग इस भाग के अंतर्गत एशिया महाद्वीप का वह भाग सम्मिलित है जो उत्तर एवं दक्षिण के खंडों तथा नवीन मूर्धार पर्वतों श्रेणियों के बीच में स्थित था। विद्वानों का मत है कि अतीत में समस्त पृथ्वी पर विश्वव्यापी हलचलें हुई थी। इन हलचलों के फलस्वरूप पृथ्वी के धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ गया तथा कुछ भाग नीचे धंस गया। कालांतर में एशिया के मध्य भाग में अनेक मूर्धार पर्वत बने। इन पर्वतों पर बाद में अपरदन कार्य इतना अधिक हुआ कि इनका बाहरी भाग काफ़ी घिस गया। इससे अनेक पर्वत अवशिष्ट पर्वत एवं पठारों का रूप ग्रहण कर लिया। एक लंबे समय के अपरदन होने के कारण बहुत से पर्वत घिस कर समतल प्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो गए, जिन्हें कि हम मैदानी भाग कहते हैं। इस प्रकार छात्रों अगर देखा जाए तो एशिया की संरचना में काफ़ी विविधता पाई जाती है। एशिया महाद्वीप जो विश्व के अन्य महाद्वीपों के तुलना में विशिष्ट और काफ़ी विशिष्ट है और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया महाद्वीप की संरचना के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी संरचना जो है एक प्राचीन संरचना है और यहाँ एक तरफ जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, ऊंचे पर्वत यूँ कह सकते हैं कि विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ ऊंचे पर्वत हैं जिसमें एवरेस्ट, काराकोरम वह एशिया में पाए जाते हैं। वहीं विश्व की सबसे बड़ी समुद्र की सबसे बड़ी खाई मेरियाना गर्त भी एशिया में ही पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार जो पामीर का पठार है वह भी एशिया में ही पाया जाता है। तो काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है एशिया महाद्वीप। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप अपने विविधताओं के कारण आज भी भूगोलवेत्ताओं और वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए लगातार अपने तरफ आकर्षित करते रहता है। धन्यवाद।